कल हम लोग पोषण क्या होता है इसको पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं, ये भी कर देखते थे कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी चर्चा हुआ कि जो हमारे शरीर के ऊतक होते हैं वो टूट फूट जाते हैं उसके रिपेयर के लिए, या फिर हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, या हमारे शरीर के वृद्धि के लिए भी। इतना कल हो गया था। फिर हम कल हेडिंग डलवाए थे कि पोषण लेने की क्या क्या विधियां। अब उस विधि को जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पहले हेडिंग आप डाल लीजिएगा पोषक तत्व, उसके बाद पोषण लिखिएगा पोषक तत्व। हाँ, पहले पोषक तत्व हेडिंग डाल लीजिए, उसको काट के हेडिंग डाल लीजिएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व पहले हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग लिखिएगा पोषक तत्व में वे पदार्थ। हेडिंग क्या डालेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व में लिखेंगे वे पदार्थ जो पोषण प्रदान करते हैं, जो पोषण प्रदान करते हैं, जो पोषण प्रदान करते हैं, जो पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा खनिज और विटामिन। खनिज और विटामिन का काम, खनिज और विटामिन का काम कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व हम दो प्रकार के बताए। पहला क्या बताया आपका मैक्रो, और दूसरा क्या बताया माइक्रो। ये दोनों में अंतर क्या हुआ, जिसका ज्यादा रूप में प्रयोग। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका कम। तो मैक्रो में हम क्या क्या बताए आपका कार्बोहाइड्रेट बताए, प्रोटीन बताए, और क्या बताए फैट बताए, जिसको हम लोग वसा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इधर माइक्रो में आपको क्या बताया विटामिन बताए, और क्या बताए थे खनिज बताए थे। खनिज का मतलब उसका इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जाननी चाहिए। तो देखिए पोषक तत्व का मतलब लेते हैं कि जब हम कोई भी पोषण ले रहे हैं तो उसमें जो तत्व पाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम चावल ले रहे हैं तो चावल में ज्यादातर देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो जो कुछ भी हम पोषक ले रहे हैं और उसमें जो तत्व पाया जाता है उसी को क्या कहेंगे पोषक तत्व कहेंगे।
अब जो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे, और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसका इस्तेमाल होता है उसको माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो जो ज्यादा जिसका ज्यादा उपयोग है आपके शरीर में, तो ये तीन ही पोषक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। ये तीन ऐसे पोषक तत्व हैं जिसके आपके शरीर को अत्यंत आवश्यकता है, और ये दो ऐसे उतना जरूरी नहीं है पर फिर भी इनका भी जरूरी है। जब हम लोग मानव में पाचन तंत्र पे पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र, तो उसमें इन सब चीजों को पढ़ेंगे क्या कि इसका क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है। यहाँ पे बस आप इतना जानिए कि किसका कितना काम है नहीं है, इसलिए उसका नाम अलग कैटेगराइज कर दिया गया। जिसका ज्यादा काम है उसको माइक्रो कर दिया। माइक्रो का मतलब होता है ज्यादा, और माइक्रो का मतलब होता है कम। तो कम को लिखेगा तो आपको हिंदी में सूक्ष्म लिख पाएंगे, सूक्ष्म लिखना है, सूक्ष्म पोषक मतलब कम, जिसमें जो कम पाएगा। कम में कौन होगा आपका विटामिन और मिनरल, और ज्यादा में आपका क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट। अब ये चीज अगर आप जान गए, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, अब पोषण क्या होता है ये भी बता दिए, पोषण की आवश्यकता क्यों है इस पर भी चर्चा हो गया। अब पोषक तत्व एक रह गया था, आज हम इस पे भी चर्चा करिए। अब हेडिंग डाल दीजिएगा पोषण की विधियां या पोषण के तरीके। अब हेडिंग डाल दीजिएगा पोषण की विधियां या पोषण के तरीके। दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एक डाल लीजिए, दिक्कत नहीं। पोषण के तरीके या पोषण की विधि, दोनों में से कोई एक। देखो, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते, जब अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। तो जो पोषण लेने की विधियां हैं जीवों के द्वारा, वो कितना तरीका है? दो तरीका। कौन से कितना तरीका है? दो तरीका। पहला तरीका के हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वपोषी। और दूसरा को क्या कहते हैं? विषम पोषी। विषम पोषी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? विषम पोषी। पहला क्या कहते हैं? स्वपोषी, और दूसरे को क्या कहते हैं? विषम पोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स का, ऑटोट्रॉप, और विषम पोषी को हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब समझने की बात यह है कि स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे और विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे। सवाल तो यहाँ पर नहीं आ रहा है कि आखिर दोनों में से होता क्या है, दोनों का मतलब क्या है। स्वपोषी में कौन कौन से जीव आएंगे और विषम पोषी में कौन कौन से जीव आएंगे, सवाल ये है कि नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसको जानने से पहले हम इन दोनों शब्दों का मतलब पहले जानेंगे, उसके बाद जब मतलब जान गए तो फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जहां अगर मतलब जान गए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर इसमें कौन से जीव आते हैं। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक ही आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका ऑटो और दूसरा आपका ट्रॉप। पहला क्या आपका ऑटो और दूसरा का मतलब क्या है? ट्रॉप। ऑटो का मतलब क्या होता है और ट्रॉप का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद से, सेल्फ। क्या होता है इसका? सेल्फ, खुद से। और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉप का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि इसमें वैसे जीव आते होंगे जो अपना पोषण स्वयं से ले लेते हैं बिना किसी के सहायता से। उसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
और वहीं पर हेट्रोट्रॉपिक, तो ये भी दो शब्दों से मिलके बना। आपका पहला क्या है? हेट्रो, और दूसरा क्या है? ट्रॉपिक। तो हेट्रो का मतलब होता है ऑर्डर्स, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऑर्डर्स कहेंगे क्या हो जाएगा? दूसरा अपोष, यानी कि इसमें वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन यानी कि अपना पोषण स्वयं से न लेके किसी और के सहायता से। दोनों बात समझ में आएंगे? ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी का मतलब ये होगा कि इसमें ऐसे जीव आएंगे जो अपना पोषण स्वयं से बना लेते हो, स्वयं से तैयार कर लेते हो, बिना किसी के मदद के। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होगा कि इसमें वैसे जीव आएंगे जो अपना पोषण यानी कि अपना भोजन स्वयं से न बना के किसी और की सहायता से प्राप्त करते हो, उसे क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोनो दिक्कत? दोनों में कोनो दिक्कत? ऑटोट्रॉपिक, बार बार बोल रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब ये होगा कि जो स्वयं से अपना पोषण तैयार कर ले, हाँ, उसको स्वपोषी कहेंगे। और ये स्वयं से नहीं, किसी दूसरे के मदद से अपना पोषण तैयार करे, उसको क्या बोलेंगे? विषमपोषी। कोई दिक्कत? उसको लिखवा दे अच्छे से भाषा में। स्वपोषी हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वपोषी हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वपोषी हेडिंग डाल लीजिएगा। अरे वो है पोषण की पहले विधियां लिख लो, उसके नीचे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, आप उसके नीचे स्वपोषी हेडिंग डाल लीजिएगा। डाल लीजिएगा इसको। पोषण की विधियां में पहला क्या लिखेंगे? स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण, स्वपोषण पिता के लिखे फिर से पहला दूसरा करके सर देख, घबरा देख, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण। अब स्वपोषण हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वपोषण हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वपोषण हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। स्वपोषण हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा। इधर लिखना स्वपोषण, इधर लिखेगा ऑटोट्रॉप्स, ऐसे लिखेंगे हिंदी में ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स डाल लीजिएगा, ऑटोट्रॉप्स लिखिएगा। इस शब्द की उत्पत्ति, ऑटोट्रॉप लिखिएगा, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। हाँ, ग्रीक, दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। ऑटो और ट्रॉप, ऑटो और ट्रॉप, ऑटो और ट्रॉप दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। कौन कौन? ऑटो और ट्रॉप। हो गया? इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। पहला कौन? ऑटो और दूसरा
टर्म। ठीक है, ऑटो शब्द का अर्थ 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 है स्व या स्वयं। स्व लिखे या स्वयं लिखे या स्वतः लिखे, कुछ भी लिख सकते, स्व लिख सकते, स्वयं लिख सकते हैं, स्वतः लिख सकते। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं AUTO, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मीन्स, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दीजिए, हिंदी और दोनों रहेगा। और ट्रम्प का अर्थ होता है, और ट्रम्प का अर्थ होता है ट्रम्प का अर्थ होता है पोषण। ट्रम्प का अर्थ क्या होता है? पोषण। ट्रम्प का क्या अर्थ है? पोषण। ट्रम्प का अर्थ होता है पोषण। दोनों मतलब समझ में आ गया? ऑटो मतलब स्वयं और ट्रम्प का मतलब पोषण। हो गया। अब इसके नीचे से लिख लीजिएगा, लिखिएगा ऐसे जीव। ये तो ऑटो ट्रम्प का मतलब समझे, हम दोनों के मिलाप से बना क्या चीज? ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों पे निर्भर न रहकर, निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं या संश्लेषित कर लेते हैं, दोनों में से कोई। स्वयं तैयार या संश्लेषित कर लेते हैं, उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हो गया? स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कितना क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना याद रखिएगा, पोषण की यह विधि है जिसमें जो जीव आते हैं वो जीव बिना किसी के मदद लिए स्वयं से अपना पोषण अगर वो संश्लेषित कर लेते हैं, बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहेंगे उसको? स्वपोषी जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नीचे पॉइंट में लिखिएगा, वे जीव जो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, वे जीव जो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, वो हरे पौधे हैं। वो हरे पौधे हैं। कौन है उसमें? हरे पौधे हैं। मतलब अब हम आपको ये बता दिए
वातावरण में कौन से जीव आएंगे? हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? स्वयं से बना लेते हैं। अब कहिएगा सर जी स्वयं से बना लेते बट कैसे बनाते? कौन वो तो प्रक्रिया करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बस देख रहे हैं बन गए, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो करते ही होंगे। तो देखिए ये जो प्रक्रिया करते हैं भोजन को बनाने के लिए, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, और क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य का प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी कि उसको सोखता है, और कार्बोहाइड्रेट को उसको क्या कर देता है? बदल देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता। सर हाँ, पेड़ की तो पत्ती गिर गई है सर, वो कैसा? तो जरूरी है सब पत्ती छोड़ के गिर जाता है, फिर कुछ समय के बाद नया पत्ती तो आएगा। तो फिर से देखिए हरे पेड़ पौधे कोई भी होगा, पेड़ के पत्तियों का रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही पौधों का किचन है, सारा खाना यहीं पे बन रहा है। क्योंकि अगर एक पेड़ है इधर, तो पेड़ को जो पानी है इसकी जड़ों से आ गया, जड़ में क्या लगा है? जड़ों के बाल है, रूट हेयर उसको कहा जाता है। वो रूट हेयर क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। कौन से प्रोसेस के माध्यम से? ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से पानी को क्या करेंगे? वो सोखेंगे, और जाइलम उत्तक के माध्यम से इसको कहां पहुंचा देंगे? पत्तियों में। ठीक है, अब वाटर भी यहां से चला गया। अच्छा, ऑक्सीजन ये तो हमें देंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेके आएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं CO2, ये CO2 को क्या करते हैं? एक्सेप्ट लेते हैं ये, और क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के एनर्जी को ट्रैप करेगा, और ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है H2O, इसको स्प्लिट करेगा, यानी इसको तोड़ेगा, और तोड़ करके इसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें से कार्बन को ज्यादा से ज्यादा हटाएगा, उसको रिड्यूस करेगा, और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा। क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होगा? यानी वो एक प्रकार का पोषण है कि नहीं? वो एक प्रकार का क्या है? पोषण ही है कार्बोहाइड्रेट। अभी ने बताया है पोषण तत्व, तो पोषण तत्व है, इसका मतलब फिर उसको वो लेगा ग्लूकोज के माध्यम से, उसको पोषण कहेंगे हम उसको। और जो उसका अतिरिक्त भोजन बच जाता है उसको स्टार्च कहते हैं हम लोग। और जो हम लोग लेते हैं पौधों का, वो ग्लूकोज नहीं लेते, स्टार्च लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति का तभी ले सकते हैं जब उसकी आवश्यकताओं से ज्यादा हो। जब तक उसका पेट ना भर रहेगा तो आपका पेट कहां से भर देगा? तो जो पौधा अपना पेट भरने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहा है उसको ग्लूकोज कहते हैं। और जो बचा लिया मतलब एक्स्ट्रा है उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और यही स्टार्च हम लोग करते हैं। जैसे जो भी फल खा जो भी अनाज ले रहे हो, तो वो स्टार्च कौन ले रहा है? हम लोग ले रहे हैं। और जो पेड़ अपना न्यूट्रिशन यूज कर रहा है अपने विकास के लिए, अपने रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो भी कर लीजिए, तो वो किसका माध्यम है? ग्लूकोज के माध्यम। यहां तक कोई दिक्कत? लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट।
पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरे रंग का वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है तुम्हारा? हरा। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे जिसे पर्णहरित जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित या क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल कहते हैं। हो गया? अगले पॉइंट में लिखिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। पौधों का रंग हरा दिखता है। पौधों का रंग क्या है? हरा दिखता है। पौधों का रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। कोई दिक्कत है इसमें? अगला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे हरे पौधे ऐसे हरे पौधे ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। हो गया? इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में? वही बात तो अभी हम बता रहे थे जो इसमें दिया हुआ है, जो हम आपको अभी समझा रहे थे, बस उसी को एक भाषा दे दिए अच्छे से। और कुछ देखिए, अभी हम अगर ऑटोट्रॉपिक स्टार्ट किए हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक खत्म कर लेते हैं अच्छे से,
तब जाकर के हम हेटर टॉपिक में एंट्री करते हैं, क्योंकि एक बार फिर इसको पढ़ाओ, फिर इसको पढ़ाओ, फिर इसमें आना, तो उससे अच्छा है कि पहले जिसको स्टार्ट किए पहले उसको अच्छे से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे उसको। ऐसे करेगा कि आप भी आसान रहेंगे और हमें भी आसान, कोई दिक्कत। अब आपको एक प्रक्रिया पता चल गया होगा कि आखिर जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो वो अपना भोजन बनाने के लिए दिखेगा तो उनमें एक प्रकार की क्या रचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हरित वर्णक में आप लिखा है, हरित वर्णक पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्ण हरित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पर्ण हरित, यानी कि पर्ण हरित किसको कहेंगे? क्लोरोफिल को कहेंगे। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। सूर्य की ऊर्जा क्या करेगा? अपनी ओर खींचता है। और नीचे से पौधे की जड़ क्या करेगा? पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं वो प्लांट में, यानी कि इसके लीफ में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। और उस स्टोमाटा के मतलब छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। उस स्टोमाटा के जरिए ये उसको क्या कर लेता है? अपने अंदर ले लेता है। और इस चीज को वो क्या करेगा? किस चीज में संश्लेषित करता है? कार्बोहाइड्रेट में। अभी लिखा है उस चीज को कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित कर देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग किस के नाम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से। किसके नाम से? प्रकाश संश्लेषण के नाम से। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत। हालांकि यह एक अपना टॉपिक ही है, उसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस हमने यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दिया है कि आखिर जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें आखिर ऐसा क्या क्या पाया जाता है और वो कौन सी प्रक्रिया करके अपना भोजन जो है स्वयं से बना रहे हैं। तो हमने ये बता दिया कि उनके लिए क्या क्या जरूरी है भाई? पानी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और क्या जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। जब तक से ये नहीं रहेगा तो काम होने वाला नहीं है। और क्या जरूरी है? मिनरल्स भी जरूरी है। तो वाटर के साथ ही मिनरल्स आएगा, क्योंकि ये नीचे से ही आता है, वाटर के साथ ही मिनरल्स आएगा। और इसके लिए सबसे एक और अहम चीज जरूरी है, वो होता है आपका क्या? सनलाइट। बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। इसीलिए देखिएगा तो जाड़े के दिनों के मुकाबले गर्मी के दिनों में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन ज्यादा बना पाते हैं। क्यों ज्यादा बना पाते हैं? क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है? दिन कैसा होता है? लंबा होता है। तो दिन बड़ा और लंबा होने के कारण प्रकाश ज्यादा देर तक आता है। जब प्रकाश ज्यादा देर तक आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पौधा अपना भोजन ज्यादा बना पाएगा। लेकिन अभी ठंडी के समय में क्या है? प्रकाश ज्यादा तो छोड़ दीजिए, आ ही नहीं रहा। देख रहे ना एक दो दिन से प्रकाश आ ही नहीं रहा। जब प्रकाश नहीं आएगा इसका मतलब जो हरे पेड़ पौधे अब वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जो इसीलिए देखिएगा तो हरे पेड़ पौधे दिन में ही अपना भोजन बना पाएंगे। दिन में क्यों बना पाएंगे? क्योंकि उनको क्या चाहिए? सनलाइट। और सनलाइट रात में कभी होता नहीं है। इसीलिए इसको मतलब कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए हमेशा क्या चाहिए उसके लिए? डे में ही एक होगा, नाइट में कभी होने वाला नहीं। क्यों नहीं नाइट में होगा? अब इसका कारण नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सूर्य का रोशनी ही नहीं रहेगा। और सूर्य का रोशनी अगर नहीं रहेगा ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को यानी कि H2O तोड़ नहीं पाएगा। जब इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ ही नहीं पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को रिड्यूस ही नहीं कर सकता। जब कार्बन डाइऑक्साइड को में से कार्बन को हटा नहीं पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो आप बात समझ सकते हैं, इसका मतलब फिर यही न्यूट्रिएंट्स है और इसी से उसको अपना बनाना है भाई। जब यही नहीं बना तो फिर पौधा अपना पोषण नहीं ले पाएगा। मैकेनिज्म अब इन सारे बातों को भी लिखवाएंगे, समझा रहे दिवस के कि कैसे कैसे काम करता है। और इसी सारी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ?
एक दो बार जब घर पे जाके इसको पढ़ेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा ही समझ में आएगा। आप इसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमको जहाँ तक समझ पा रहे हैं, नया नया चीजें आप लोगों के लिए पहली बार है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। अभी हम आपसे एक बात बोले ही थे कि क्लास 10th में अब आ गए आप लोग, तो थोड़ा सा प्रेशराइज टाइप का लगेगा, थोड़ा लगेगा। रीजन क्या है कि हमें ये नहीं पता कि आप क्लास 9 कैसे पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है उसकी अलग बात, बट अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ाएं, उसमें भी आप देखेंगे नहीं, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक भी चला। अब बायोलॉजी में आ रहे तो देखिए एक एक चीज कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी तो सोचो कि जैव प्रक्रम में अभी तक एंट्री भी नहीं किए, होता है कि समंदर में तो उतरे भी नहीं है, अभी तो किनारों पे ही चल रहे हैं, तो ये स्थिति हो रही है। जब बीच में आएंगे तब पता चलेगा। थोड़ा सा है चीजें अपने से, और आप डेली अगर पढ़ते चलेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे अगर आप उतना डेली पढ़ते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। अगर एक छोड़ दीजिएगा तो फिर वही हाल होगा जो अब तक होते आ रहा है। डेली पढ़िए, इसका एक कॉन्सेप्ट बनाइए अपना, क्या कि कैसे क्या कर रहा है। देखिए जब तक से आप अपने से नहीं, उस पर एक होता ना कि अपना उस पर विचार रखना, जब तक आप अपनी विचारों के माध्यम से नहीं उसको कुछ करिएगा तो फिर आपको वो चीजें फिर लंबा समय तक याद नहीं रह पाएगा, और रट करके आप क्या ही कर सकते, रखिएगा फिर भूला जाइएगा। इंसान का वो होता है कि भूलने का नेचर, फिर रखिएगा फिर भूला जाइएगा। तो उससे अच्छा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि भूलने की बीमारियां खत्म कर दी जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप उसको डेली निरंतर उसको रिवीजन करते रहे और अपना कॉन्सेप्ट बनाए, उसको अपने जिस भाषा में आप उसको समझ पा रहे, अपने आसपास की चीजों को देखिए। अगर इसमें आपको लग रहा है कि हाँ इससे हम समझ पा रहे हैं, अब उसी को कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर आपको समझ में आता है तो टीचर से पूछ लीजिए, टीचर आपको हमेशा बताने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नितेश? अरे भूलिए कि नहीं, अरे बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये बात समझ में आया? है ये बात में कोई डाउट? डाउट है? नहीं डाउट है? अभी देखिए इसका एक समीकरण भी होता है, और वो समीकरण आप लोग लिख लेंगे। अगर उतना बात नहीं लिखेंगे और उसके लिए आप खाली वो समीकरण भी अगर लिख देते हैं तब वो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो समीकरण कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और क्या ले रहा था? वाटर ले रहा था, यही ना? और किसके उपस्थिति में? सनलाइट। किसके उपस्थिति में? सनलाइट उपस्थिति में क्या बना रहा था? ग्लूकोज बनेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना रहा था। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और क्या बना रहा था? ऑक्सीजन देगा ना, जो हम रिलीज करते हैं। तो आप बताइए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप लोग, क्या यह रासायनिक समीकरण जो है क्या यह बैलेंस में है? बैलेंस में नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस में नहीं है। तो बैलेंस में करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? कार्बन देखेंगे। कार्बन कौन है? 6 गो। कितने कार्बन कौन है? 1 गो। इसका मतलब कार्बन कितना करेंगे? 6 गो करेंगे। ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर कितना ऑक्सीजन? अरे 6 गो ही है। अच्छा तो एक कितना हो गया? 8 गो। इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 गुना के 12, ये कितना हो गया? 13। मतलब ज्यादा हो गया नहीं? तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके, तो उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए फिर क्या करें? अब देखिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा सबसे पहले छोड़ दीजिए कार्बन, ऑक्सीजन को छोड़िए, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन कौन इधर? 12 गो। इधर हाइड्रोजन कितना होगा? हाँ 6 से अगर गुना कर देते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 हो गया।
कभी तक 14 के 12 12 ऑक्सीजन कब है 6 गो है 8 गो ऐसे कितना है 14 के 12 अच्छा 12 6 हाई कितना हुआ 6 हाई कितना इधर करेंगे तो ये कितना करेंगे तो होगा 12 6 करेंगे तो हो जाएगा 14 के 12 कितना करो दिक्कत यहाँ तक किसको कर रही है ये तो देखिए खाली पानी अभी केवल हवा बनाया जाए तो ऐसा लेकिन अगर यहाँ पर हम एक चीज और जोड़ दें वाटर को भी H2O ये भी तो बनाएंगे ना पानी जो वास्तविक तो अब बताइए अब समीकरण बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन वाइज बहुत बढ़ गया तो हाइड्रोजन तो ऊपर जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना तब हाइड्रोजन पर जाने का दिक्कत कुछ नहीं होगा जैसे क्या करना पड़ेगा बस एक का पालन कर दीजिए अस्थिर से हाइड्रोजन 6 और बना दीजिए अब देख मिला लीजिए 12 गुना के 24 आने कितना है 12 अच्छा 6 गुना के 12 गुना के 12 हो गया चलिए लिखता लीजिए इसको पूरा अगर ऑक्सीजन तक लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर वाटर को लिख देंगे तो फिर यहाँ पे समीकरण थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सुधारना पड़ेगा ऊपर क्या है सनलाइट ये केमिस्ट्री में पढ़ाए थे इस बात को और कभी नीचे अच्छा किसके उपस्थिति में सनलाइट तो ये ना है वो तो रहेगा तो नीचे बाहर तो नीचे क्या रहेगा आपका क्लोरोफिल नीचे क्या रहना चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होगा तब होगा बिना क्लोरोफिल के ये नहीं बन सकता है ग्लूकोज चलिए हो गया ना अब लिखिएगा हेडिंग डाल लीजिए अब आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है प्रकाश संश्लेषण क्या है हेडिंग डाल लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है हो गया या तो जो भी हम लिख पाएंगे उसको लिखे नहीं तो हाई बना दीजिएगा तब वो काम चल जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं हाँ समीकरण अरे रुक जाओ अभी बाद में लिख लिए थे इसको अभी कोई दिक्कत नहीं छोड़ दे इसको लिखेगा यह वह प्रक्रिया है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे हरे पौधे हाँ हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे उसे क्या कहेंगे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे संक्षिप्त में बताना हो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे तब आप इस डिफिनेशन को बोल सकते हैं बात समझ में आ गया मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे क्या करते हो अपना भोजन तैयार करते हो तो उसको क्या बोलेंगे प्रकाश प्रकाश कोई दिक्कत नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा इस
प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है या बदलता है, जो भी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। हो गया? अब कहिएगा सर जी, आखिर के प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ? पेड़ के हर भाग में तो होगा नहीं, वही बात है ना, हर भाग में तो होगा नहीं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का, हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। मुख्य स्थल है। हो गया? नेक्स्ट पर लिखिएगा, पौधे के हरे भाग में, पौधे के हरे भाग में एक वर्णक क्लोरोप्लास्ट, एक वर्णक क्लोरोप्लास्ट, कॉमा देख लिखिएगा क्लोरोफिल, कॉमा देख लिखिएगा क्लोरोफिल, हरा, ब्रैकेट में अब लिखिएगा क्लोरोफिल लिखने के बाद हरा रंग द्रव्य होता है। हरा रंग द्रव्य होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को इस समीकरण के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, जो आपको ऊपर लिख चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? देखिए, प्रकाश संश्लेषण अगर कोई भी पूछ देगा तो आप इतना कह सकते हैं कि यह एक क्या है, आपका प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? इसी प्रक्रिया के माध्यम से हरे जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो यह जो प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में जो सनलाइट एनर्जी है, यानी कि सौर ऊर्जा है, वो किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। नहीं बनाता है? क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और यह जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल। कहाँ पे? कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ पे? लिप्स में। पौधों के कहाँ पे? लिप्स में। लिप्स में ही ये होगा, स्टेम में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, शूट में भी नहीं होगा। ये किधर होगा? केवल लिप्स में ही होगा। और देखिए यहाँ पे क्या? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है। और हरे रंग का होने के कारण ही वो सनलाइट को क्या करता है? अपना क्लोरोफिल क्या करता है? इसको एब्सॉर्ब करता है सनलाइट। उसी से एब्सॉर्ब करके क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। और तोड़ेगा और फिर बाद में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को रिड्यूस करने का काम करेगा। और फिर वही जो ऑक्सीजन अलग है ना हाइड्रोजन से, वही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और वो ऑक्सीजन को फिर कौन लेता है? हम लोग। हाँ, तो सर ये रासायनिक प्रक्रिया हो कि भौतिक प्रक्रिया हो? रासायनिक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ले पहुंची रही हो। देखो भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है? जो चीज दिए उसको वापस दे, फिर उसको वापस दे, बिना कोनो परिवर्तन के। अच्छा, परिवर्तनों का मतलब खाली उसका स्थिति बदल रहा है, उसका कुछ बदल नहीं रहा है, बस ये। अब कल के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, कल के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
शिवम यहाँ तक, चलिए ठीक है, आज के लिए नहीं रखते हैं, बाकी कल कर। और लिखना